दोस्तों लोकसभा की बात करें तो जो है कि लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, ठीक है? और इसके सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है? दोस्तों लोकसभा की संरचना की बात करें तो अनुच्छेद 81 के तहत इसका प्रावधान है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है, ठीक है? जिसमें से 530 सदस्य राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुने जाते हैं। 20 सदस्य जो है कि राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है? दोस्तों जिसमें से पहले जो है कि 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को अनुच्छेद 331 के तहत चुना जाता था, लेकिन ये प्रावधान अब जो है कि 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का ये समाप्त कर दिया गया है। वहीं लोकसभा की अवधि की बात करें तो अनुच्छेद 83 में इसका प्रावधान है। दोस्तों लोकसभा अपने पहले सत्र के प्रारंभ होने की तारीख से 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होती है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में अवधि को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा फिर से 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है? लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति इसके पहले भी इसको विघटित कर सकते हैं लोकसभा को, ठीक है? इसके अलावा आपातकाल अनुच्छेद 352 में संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, किंतु यह अवधि आपातकालीन उद्घोषणा की समाप्ति की तारीख से 6 माह से आगे नहीं जा सकती है, ठीक है? वहीं लोकसभा के सदस्य की अर्हता या योग्यता की बात करें तो जिसका प्रावधान अनुच्छेद 84 में है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम उसकी आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए। इसके अलावा वे सभी योग्यता होनी चाहिए जो संसद ने विधि द्वारा निर्धारित की है। वहीं सदस्यों की अयोग्यता की बात करें तो अनुच्छेद 102 में प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं रह सकता है जब यदि वह लाभ का पद धारण करता है। इसके अलावा जो है कि न्यायालय ने ऐसी कोई घोषणा की हो जिसको वो पूरा नहीं करता हो। इसके अलावा यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। इसके अलावा यदि वह भारत का नागरिक नहीं है। इसके अलावा यदि वह संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। वहीं अनुच्छेद 103 में प्रावधान है कि संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित निश्चय राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाएगा, ठीक है? और उसका जो है कि निर्णय अंतिम होगा। वहीं लोकसभा के अधिकारियों की बात करें तो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों के बीच से अध्यक्ष व उपाध्यक्षों की चुनाव करते हैं। वहीं अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने की बात करें तो अनुच्छेद 94 में इसका प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। वहीं अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसे संकल्प के लिए 14 दिन से पूर्व नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्ति की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए नियम व विधि बनाना होता है। इसके अलावा वह संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता भी करता है। वहीं गण पूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही को स्थगित भी करता है अध्यक्ष। इसके अलावा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं और इस संदर्भ में उसका निर्णय अंतिम होता है। इसके अलावा लोकसभा भंग हो जाने के बाद भी वह अपने पद पर बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा का गठन नहीं किया जा सकता। वहीं 10वीं अनुसूची के अनुरूप वह दल बदल संबंधित मामलों का निर्धारण व सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण भी करता है। इसके अलावा अध्यक्ष लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति करता है। इसके अलावा संसद के किसी विषय पर बराबर मत रहने पर वह निर्णायक मत भी दे सकता है। वहीं लोकसभा में स्थानों के रिक्त होने की बात करें तो अनुच्छेद 101 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि ऐसा है तो उसे स्वेच्छा से एक सीट खाली करनी पड़ती है, ठीक हो, अन्यथा दोनों सीट उसकी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा इसी प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि ऐसा है तो उसे 14 दिन के अंदर राज्य की विधानमंडल की सीट छोड़नी पड़ती है, अन्यथा उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा कहा गया है कि यदि कोई संसद सदस्य 60 दिनों की अवधि तक सदन की अनुमति के बिना उसके सभी अधिवेशन में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो है कि समाप्त हो जाएगी।
वहीं दोस्तों संसद सदस्यों के विशेषाधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 105 में इसका प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि संसद सदस्य को अधिवेशन के समय या वह समिति जिसका वह सदस्य है कि बैठक के समय अथवा अधिवेशन या बैठक के पूर्व या पश्चात 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कहा गया है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 122 में इसका प्रावधान है। वहीं संसद के सत्र या सत्रवासन या विघटन की बात करें तो अनुच्छेद 85 के अधीन राष्ट्रपति को समय-समय पर प्रत्येक सदन को आहूत करने का या उसका सत्रवासन करने या लोकसभा के विघटन करने की शक्ति होती है। संसद के 2 अधिवेशनों का अंतर जो है कि 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं संसद के सत्र की बात करें तो इसमें जो है कि 3 सत्र होते हैं, जैसे बजट सत्र जो कि फरवरी से मई तक चलता है। ये जो है कि सबसे लंबा सत्र होता है, ठीक है, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। वहीं मानसून सत्र की बात करें तो जुलाई से सितंबर तक चलता है। इसके अलावा जो है कि शीतकालीन सत्र की बात करें तो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। यह सबसे छोटा सत्र होता है। वहीं सत्रवासन की बात करें तो सदन का सत्रवासन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। सत्रवासन से सत्र समाप्त हो जाता है। वहीं संसद की विधायी प्रक्रिया की बात करें तो संसद में प्रस्तुत विधेयक निम्न 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे सामान्य विधेयक, धन विधेयक अनुच्छेद 110, वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 110, वहीं संविधान संशोधन विधेयक 368, ठीक है। सामान्य विधेयक की बात करें तो जो विधेयक धन, वित्तीय, संविधान संशोधन विधेयक नहीं होते हैं उन्हें सामान्य विधेयक कहते हैं। अनुच्छेद 107 के अनुसार सामान्य विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई विधेयक तब पारित समझा जाता है जब संसद के दोनों सदन उस पर सहमत होते हैं और उसे पारित कर देते हैं। यदि दोनों सदनों में गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यदि मत देने वाले सदस्य बहुमत से इसे पारित करते हैं तो उसे दोनों सदनों से पारित समझा जाता है। वहीं राष्ट्रपति की स्वीकृति की बात करें तो पारित विधेयक अध्यक्ष या सभापति द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति जो है कि इसे अनुमति दे सकते हैं, अपनी अनुमति के लिए रोक सकते हैं, विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। इसके अलावा यदि दोनों सदन विधेयक को संशोधन सहित संशोधन के बिना राष्ट्रपति के समक्ष दोबारा प्रस्तुत करते हैं तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं, अनुच्छेद 111 के तहत, ठीक है। वहीं राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होता है। इसके अलावा कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित किया गया है और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 107 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों धन विधेयक की बात करें तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, ठीक है। धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक केवल लोकसभा में तथा राष्ट्रपति की संस्तुति पर ही प्रभावित किया जा सकता है, अनुच्छेद 117 एवं 109 के तहत, ठीक है। वहीं धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, अनुच्छेद 110(3) के तहत। धन विधेयक पारित होने की प्रक्रिया की बात करें तो धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाता है, अनुच्छेद 109(2) के तहत। राज्यसभा उसमें संशोधन नहीं कर सकती बल्कि संशोधन की सिफारिश कर सकती है। इसके अलावा राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि वह विधेयक को 14 दिन के भीतर लौटा दे। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह माना जाता है कि राज्यसभा ने विधेयक को पारित कर दिया है, अनुच्छेद 109(5) के तहत। वहीं राष्ट्रपति की अनुमति की बात करें तो धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह या तो अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या फिर उसे रोककर रख सकते हैं, लेकिन वह धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, अनुच्छेद 111 के तहत। वहीं वित्तीय विधेयक की बात करें तो अनुच्छेद 110 में प्रावधान है, धन विधेयक के समान वित्तीय विधेयक भी लोकसभा में आरंभ हो सकते हैं और उसे राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वहीं वार्षिक वित्तीय विवरण बजट की बात करें तो अनुच्छेद 112 में प्रावधान है, ठीक है। दोस्तों राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट कहा जाता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना गया है। इसके अलावा बजट फरवरी माह के अंतिम दिन वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है, लेकिन बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है।
तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। धन्यवाद।